हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह वीडियो आपके एनवायरनमेंट के लिए है, जो कि पर्यावरण पर यह सभी एग्जाम्स के लिए है। यह केवल आपके यूपीएससी नहीं, स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वह यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, सभी एग्जाम्स के लिए आपके पर्यावरण पारिस्थितिकी है, जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वह सभी एग्जाम्स के लिए आपके इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखें, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। अगर आप नोट्स आप अगर अपने से नोट्स बनाते हैं, है ना, तो जो नोट्स आप अपने से बनाएंगे ना, तो वो चीज़ें आप अपने से ही समझ पाएंगे, अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो साथ में नोट्स बनाने लिखने की हैबिट आपको होनी चाहिए, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, तो हमेशा आप लोग डिमांड करते हो पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। तो पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ नहीं मिलेगा। लेकिन आप राइटिंग जरूर किया करो, आप लिखा करो चीज़ों को। आप जितना लिखोगे ना, उतना आपके माइंड पर छपेगा, उतना चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो इसलिए मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चीज़ों को पीडीएफ ही नहीं, आप उसको लिखा करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको उतना बेटर है आपके लिए, क्योंकि जब मेंस आप दोगे, भाई प्री क्वालिफाई करना जो है बहुत बड़ी बड़कई नहीं है। आपको मेंस क्वालिफाई भी करना है, और मेंस के लिए आपको चाहिए रिटेन। और रिटेन में भी आपका जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का एक पोर्शन होता है, उससे भी क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं। तो जब तक आप लिखोगे नहीं, चीज़ों को जो है अरेंज करना नहीं सीखोगे, तब तक आप उसको ठीक ढंग से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो केवल प्री ही नहीं निकालना है, आपको प्री से मेंस और इंटरव्यू सभी को क्वालिफाई करना है। इंटरव्यू हो ही जाता है जब अगर आप मेंस की अच्छी तरह से अगर आप पढ़ाई करते हो, तो आपका विकास, आपके जो दिमाग है ना, दिमाग का विकास इतना ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, जिससे आप जो है हर चीज़ क्रैक कर जाते हो, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि लिखा जरूर करिए, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है अपने से नोट्स भी बनाया करिए, नोट्स आप बनाइए। और इसके अलावा पीडीएफ आपको मिलेगा। पीडीएफ आपको एक सरसरी निगाह से पढ़ने में मदद करता है, ठीक है। चलिए, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जस्ट आगे, जिसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन थोड़ा बहुत किया था यहाँ पर, जो कि पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने देखा था। कीड़े बच्चे पौधे वगैरह, परजीवी क्या होता है, सहजीवी क्या होता है, माइकोराइजा क्या होता है, ये सभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ठीक है। आज हम वो लोग आगे उसके डिस्कशन करेंगे। तो पौधों का पारिस्थितिकी वर्गीकरण, ठीक है। तो पौधों का पारिस्थितिकी वर्गीकरण के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये अक्सर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, तो इसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप जरूर नोटिफाइड करें, ठीक है। जाइलोफाइट्स का मतलब क्या, सॉरी जाइलो कह रहे हैं, ऑक्सिलोफाइट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अम्लोदभिद, अम्लोदभिद, ठीक है। तो अम्लोदभिद का मतलब क्या हो गया कि ऐसे पौधे जहां मृदा में अम्ल हो, यानी मृदा में अम्लीय मृदा हो। तो अम्लीय मृदा में उगने वाले जो पौधे होते हैं, उनको पानी कम मिल पाता है, और इस तरह के जो पौधे होते हैं उनको कहा जाता है अम्लोदभिद, यानी ऑक्सिलोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। यानी अम्लीय अम्लीय मृदा वाले पौधे जिनको जिनको मृदा से कम जल उपलब्ध हो पाता है, कम जल उपलब्ध हो पाता है, उसे अम्लोदभिद पौधे कहते हैं, अम्लोदभिद पौधे कहते हैं, बात समझ में आ गई है ना। यानी ऐसी मृदा हो जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो। अम्ल की मात्रा जब ज़्यादा होती है
तो उस मृदा में जो जल खींचने का, जो अवशोषित करने की क्षमता होती है पौधों में, उतना ज़्यादा नहीं होते, यानी बहुत कम जो है जल उपलब्ध हो पाता है। तो इस तरह के पौधों को अम्लोदभिद पौधे कहते हैं, यानी ऑक्सिलोफाइट्स कहा जाता है। वहीं यहाँ पे सैक्रोफाइट्स का मतलब यह होता है, जहाँ पर सैक्रोफाइट्स का मतलब यह हो गया कि जहाँ पर मृदा में ताप जो है कम होता है। ताप कम होने के कारण, ठीक है, जब मृदा में ताप कम होता है तो ताप कम होने के कारण पौधे जो है यहाँ से भी कम जो है जल को सींच पाते हैं, यानी खींच पाते हैं। ठीक है, यानी एक सीमित मात्रा में जो है जल उपलब्ध हो पाता है। मृदा तापक्रम कम होने के कारण, सीमित मात्रा में ही पौधों को जल उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे पौधों को हम सैक्रोफाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैक्रोफाइट्स। तो सैक्रोफाइट्स का मतलब यह है कि मृदा तापक्रम, यानी ऐसी मृदा जिसका ताप बहुत कम होता है, ठीक है, और उसमें जो जल की मात्रा होती है, जो नमी होती है, वो बहुत कम होती है, जिससे पौधों को जल बहुत कम मिल पाता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? सैक्रोफाइट्स कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? सैक्रोफाइट्स कहेंगे। हेलोफाइट्स, तो हेलोफाइट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं लवणोदभिद। अब लवण का मतलब आप समझ ही रहे हैं, लवण का मतलब क्षार एक तरह से है ना, जो बेस हो, यानी मृदा में मृदा कैसा हो? क्षारीय हो, उसमें लवण की मात्रा अधिक हो। ठीक है, लवण की मात्रा क्या हो? अधिक हो। तो ऐसी मृदा जिसमें लवण की अधिकता हो, तथा लवण के अधिक होने के कारण पौधों को जल कम मिल पाता है, यानी उपलब्ध होता है। ठीक है, उपलब्ध होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। यानी इस तरह के जो पौधे होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स का मतलब क्या है? जो लवण में उगते हैं पौधे, यानी ऐसे पौधे जो लवण वाली मृदा में पाए जाते हैं, जहाँ पे मृदा में लवणता की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पर जल भी उनको कम मिल पाता है, और इस तरह के पौधों को हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स कहा जाता है। बात समझ में आ गई? हेलोफाइट्स कहा जाता है। लिथोफाइट्स का मतलब क्या होता है? लिथोफाइट्स का मतलब होता है भाई सैलोभिद कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सैलोभिद कहा जाता है। अब सैलोदभिद या सैलोभिद, ठीक है, तो सैलोभिद का सैल का मतलब क्या होता है? चट्टान। ठीक है, सैल का मतलब क्या होता है? चट्टान। यानी ऐसे पौधे जो चट्टानों पर उगते हों। आपने कहीं, अगर आप जाते हैं रास्ते में, कहीं पहाड़ या चट्टान दिखता है, तो वहाँ पे भी कुछ पौधे देखने को मिलते हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। तो चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? लिथोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो चट्टानों यानी सैल, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को, और इनको भी क्या होता है? पानी बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि अभी चट्टान पर उगते हैं, चट्टान पे उतना पानी उपलब्ध होता नहीं है।
ठीक है, तो जब इतना पानी उपलब्ध नहीं होता है तो इस तरह के पौधों को है लिथोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को पौधों को लिथोफाइट्स यानी शैलोदभिद या शैलोभिद कहा जाता है। ठीक है, शैलोदभिद या शैलोभिद कहा जाता है। बात समझ में आ गई भाई साहब? ठीक है, तो चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? शैलोदभिद कहा जाता है। ठीक है, अच्छा आगे आइए। सैमोफाइट। सैमोफाइट का मतलब यह होता है जो रेत हो या फिर रेगिस्तान हो। ठीक है, बजरी या रेत आप कह सकते हो। तो बजरी और रेत पर उगने वाले पौधों को सैमोफाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैमोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, इनको एक तरह से आप कह सकते हो, हिंदी में कहें तो बालुकोदभिद बालुकोदभिद पौधे कहा जाता है। बालकोदभिद का मतलब होता है बालू। बालू मतलब आप समझ ही रहे हो, है ना? तो ऐसे पौधे जो बालू या रेत, ठीक है, बालू या रेत में उगते हूँ उन्हें बालकोदभिद पौधे कहते हैं। उन्हें बालकोदभिद पौधे कहते हैं। तो बात समझ में आ गई? तो ऐसे पौधे जो बालू या फिर रेत में यानी रेगिस्तान में होने वाले जो पौधे हैं, उन पौधों को क्या कहा जाता है? बालकोदभिद पौधे के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को जरूर याद रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आवाज़ सभी को क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं क्रेसोफाइट्स। क्रेसोफाइट्स का मतलब क्या हो जाता है? तो क्रेसो जो फाइट्स होता है, तो जो बेकार सख्त भूमि होती है, यानी एक तरह से जो कड़ी भूमि होती है, तो बेकार यानी जहां उपजाऊ ना हो। ठीक है, तो बेकार सख्त सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को क्रेसोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेसोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सख्त भूमि पर उगने वाले पौधे होते हैं। जहां पर भूमि जो है बिल्कुल अनुपजाऊ होती है, वहां पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो वहां पर उगने वाले पौधों को यानी जो सख्त भूमि पर उगते हैं, उनको क्रेसोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। एरिमोफाइट्स। ठीक है, एरिमोफाइट्स का मतलब क्या हो जाता है? ठीक है, तो एरिमोफाइट्स का मतलब जो रेगिस्तान में पौधे यानी जो स्टेपीज प्रकार के पौधे होते हैं। ठीक है, जो जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो शीतोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान या रेगिस्तान यानी चाहे सवाना का रेगिस्तान जैसे हो, सवाना का सहारा रेगिस्तान हो। ठीक है, या रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को ठीक है, तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय यानी जो ठंडे रेगिस्तान है, ठंडे रेगिस्तान में जो उगने वाले पौधे होते हैं, उनको कहा जाता है एरिमोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिमोफाइट्स। ठीक है, उगने वाले पौधों को एरिमोफाइट्स कहा जाता है। एरिमोफाइट्स
कहा जाता है। ठीक है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान में उगने वाले पौधे होते हैं और इन्हीं पौधों को एरिमोफाइट्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जितने भी आपको इस तरह के पौधे बताए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आप जाए, जो हेलोफाइट्स है, हेलोफाइट्स से थोड़ा और पीछे आ जाए, यहाँ से अम्लोदभिद, तो अम्लोदभिद और आपका ये जो साइक्रोफाइट्स है, हेलोफाइट्स है, लिथोफाइट्स है, सेमोफाइट्स है, इसके अलावा क्रेसोफाइट्स है और एरिमोफाइट्स है। इन ये सभी के सभी जितने भी आपने देखे हैं, यह सभी जीरोफाइट्स, यह सभी जीरोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का मतलब होता है चाहे वह सख्त भूमि हो, चाहे वह रेगिस्तान हो, चाहे वह चट्टान हो, चाहे अम्ल वाली मृदा हो, चाहे लवण वाली मृदा हो, लेकिन पानी की मात्रा क्या हो? बहुत सीमित हो, बहुत ही कम हो। तो अगर पानी की मात्रा बहुत सीमित है, बहुत कम है, तो ऐसे जगह पर उगने वाले पौधों को हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। यह जीरोफाइट्स यानी एक तरह से आप कह सकते हैं ये जो जीरोफाइट्स होता है, यह जीरोफाइट्स, एरिमोफाइट्स, इन सभी में यह कैटेगरी यानी एरिमोफाइट्स है, क्रेसोफाइट्स है, हेलोफाइट्स है, यह सभी कैटेगरी में आपका आ जाता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह इसी के पार्ट्स हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स के ये सभी टाइप्स हैं, ये सभी जीरोफाइट्स के ही पौधे कहलाएंगे, जिनको पानी की मात्रा बहुत अति सूक्ष्म यानी बहुत कम मिल पाता है। ठीक है, चले आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इनको जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और आते भी हैं, और हाल ही आरओ के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना इन प्रश्नों की रहती है। पारिस्थितिकीय निकेत, निकेत का मतलब होता है घर, निकेत का मतलब क्या होता है? घर, यानी किसी विशेष प्रजाति का क्या होता है? घर होता है। तो निकेत का मतलब यह है कि जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे मानव, तो मानव की बस्तियां अलग हैं। क्या मानव की बस्तियां में बाघ सरवाइव कर पाएगा? तो आप कहोगे नहीं, बाघ जो है वह अपने अलग स्थान पे रहेगा, मानव जो है अपने अलग निवास स्थान पे रहेगा। तो ये जो निवास स्थान होते हैं प्रजातियों के, चाहे वह मानव की प्रजाति हो, चाहे वह बाघ की प्रजाति हो, चाहे वह शेर की प्रजाति हो, चाहे वह पक्षी की प्रजाति हो, हर प्रजाति का निवास स्थान जो है, जो इकोलॉजिकल निके होता है, जो घर होता है उनका, वो अलग अलग होता है। वो वहीं पर वो सरवाइव जो है करते हैं, अपना वृद्धि एवं विकास करते हैं। ठीक है, तो वह वहीं पर वहाँ पर क्या कर पाते हैं? विकास कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। निकेत का मतलब हमने क्या बताया? घर। किसका घर? जो प्रजाति है, जो भी जीव जंतु वनस्पति जो भी प्रजाति है, तो वो चाहे वह वनस्पति भी हो सकता है, वह जंतु भी हो सकता है। तो चाहे वनस्पतियों की प्रजातियां हो, चाहे जंतुओं की। अब जैसे मान लो अगर हम बात करें वर्ष की, या जो ठंडे प्रदेश में उगने वाले वनस्पतियां हैं, तो क्या वह सरवाइव कर पाएंगे जहाँ पे गर्म मरुस्थल है या फिर जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है? तो ठंडे प्रदेशों में उगने वाले पौधे या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो बात समझ में आ रही है? तो उसी को हम कहते हैं निकेत, यानी उनका एक निवास स्थान जहाँ पर वह सरवाइव कर पाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो पारिस्थितिकी जो निकेत होता है, जो निके होता है, इसका शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो 1970 यानी 1917 में ग्रीनेल्स द्वारा दिया गया था। तो सर्वप्रथम जो निके शब्द है यह किसने दिया? ग्रीनेल्स ने किया। एक पॉइंट ये याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में जीव जंतुओं या वनस्पतियों की अनेक जातियां या उपजातियां निवास करती हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई भी जाति या उपजातियां पारिस्थितिक क्षेत्र में कहीं भी निवास करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कहीं भी निवास करता है, उनका जो एनवायरनमेंट होगा, जो उनके अनुकूल होगा, वहीं पर वह सरवाइव कर पाएंगे।
ठीक है। वास्तव में प्रत्येक जाति या उपजाति का उस क्षेत्र में एक निश्चित स्थान क्षेत्र सुरक्षित होता है, उसी क्षेत्र की सीमा में निवास कर अपना जीवन यापन यानी वृद्धि एवं विकास करते हैं। यही सुरक्षित क्षेत्र निकेत, निलय या फिर निक के नाम से या निके के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई साहब। यानी हर एक प्रजाति का अलग अलग जो है निवास स्थान है। अब जैसे अगर हम बात करें, जैसे कीवी पक्षी है, तो आप जानते हैं कीवी पक्षी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या उसके आसपास के द्वीपों, तो वो हर जगह नहीं सरवाइव कर पाएगा, वह न्यूजीलैंड की जैसे एरिया इकोलॉजिकल में ही सरवाइव कर पाएगा। अब जैसे अपने भारत में चीता आया, तो आपने देखा कई वन्य जीव, चूंकि ये चीता कहाँ से आया, नामीबिया से। अब नामीबिया से अगर आया है तो नामीबिया में आप जानते हैं वहाँ पर कितनी गर्मी जो है पड़ती है। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट का देश है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का, और वहाँ पर जो है नामीबिया में काफ़ी गर्मी पड़ती है। और उसी के अनुकूल ही हमको अपने भारत में वह स्थान ढूंढना था। और कितने अभ्यारण्य ढूंढे गए, कितने नेशनल पार्क ढूंढे गए, और मिला कहाँ, मध्य प्रदेश के मोरेना में। तो मध्य प्रदेश का जो मोरेना जिला है, उसी मोरेना जिले में ही एक नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, और इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में चीते को लाया गया, क्योंकि वह दशा जैसे नामीबिया में होते हैं वही दशा इसी मोरेना में स्थित जो है वन्य जीव अभ्यारण्य में भी होती है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बताएं, सभी लोग कमेंट करें एक बार कि नामीबिया से जो चीते आए थे 8, है ना, कितने चीते आए थे, 8 आए थे। तो वो जो नामीबिया से लाए गए चीते थे, और यह पूरे विश्व का पहला जो है पारिस्थितिक एक तरह से ट्रांसमिट है, एक जगह से दूसरे जगह जो किसी जीव को लाया गया है ना। और यह चीते को लाया गया अपने भारत में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में। और यह मध्य प्रदेश के जो मोरेना जिले में यह लाया गया, उस जो नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का आप सभी लोग जो है कमेंट करके नाम बताएंगे। ठीक है, और चलिए नाम बताइएगा। किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की 2 जातियां साथ साथ नहीं रह सकती हैं, है ना। तो जैसे आप लोग जो है कमेंटबाजी साथ साथ नहीं रह सकते हैं, साथ साथ पढ़ नहीं सकते हैं। कमेंटबाजी इतनी होती है कि कमेंट देखने वाला परेशान हो जाए कि आप लोग लड़ते हो कि पढ़ते हो, समझ में नहीं आता। इतना कमेंटबाजी होती है, इतना कमेंटबाजी होती है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप कमेंट, ठीक है, आप कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जाकर किया करें, चैट में, इसमें लाइव चैट में जो है ना किया करें। लाइव चैट में आप केवल काम की बातें किया करें, ठीक है। अगर आपको क्रैक करना है यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, या फिर यूपीएससी अगर क्रैक करना है, तो आपको बेहद मन से लगना होगा। ये केवल हवाई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हवाई केवल आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, आप सीरियस हो जाइए, अपने जीवन के प्रति सीरियस हो जाइए, नहीं तो ये समय जब बीत जाएगा तब आपको समय बाद में पता चलेगा। ठीक है, तब आपको लगेगा कि हाँ मेरा समय वो बीत चुका, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, आपसे बार बार गुजारिश है। बड़े बेमन से तो बिल्कुल ना पढ़ें, एकदम पूरा मन लगा कर ही पढ़ा करिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, बाकी जितना मैं पढ़ाऊंगा फिर उसके लिए जो है मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, तो जीव समुदाय की 2 जातियां एक साथ साथ नहीं रह सकती। तो जैसे हमने कहा कि अगर हम कहें कि बाघ और तेंदुआ क्या एक साथ रह सकते हैं, दोनों प्रजातियां, एक बाघ की प्रजाति एक तेंदुए की प्रजाति, दोनों को क्या एक साथ रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। ये आपस में क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। संघर्ष किस लिए करेंगे? अपने आप को वृद्धि एवं विकास, ताकि हमको खतरा ना हो, इसलिए वो क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे और जीते। भाई संघर्ष करेंगे, जो प्रबल होगा वही सरवाइव करेगा इस पृथ्वी पर, है ना। तो जीव समुदाय की 2 जातियां या प्रजातियां एक साथ साथ नहीं रह सकती। ठीक है, ये अलग अलग ही निवास करेंगे। किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की क्या होती है? पूरक होती है। जाति की क्या होती है? पूरक होती है। यानी किसी एक निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक कही जाती है, पूरक होती है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इस तरह से आप इनको समझ लगते हैं, लेकिन रहेंगे इनका आवास स्थान जो घर होगा वह अलग अलग ही होगा। ठीक है,
कुछ इनके बारे में और देख लेते हैं। पारिस्थितिकी निकेतन को प्रभावित करने वाले जो है 3 कारक हैं, संख्या चर, निकेत चर और आवास चर। संख्या चर का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि उनकी संख्या कितनी है, उनका डेंसिटी कितना है, प्रजातियों का क्षेत्र कितना बड़ा है। भाई अगर संख्या ज़्यादा होगी तो क्षेत्र उनका क्या होगा, बड़ा दायरा होगा। भोजन और आहार की आवृत्ति क्या है, इस तरह को हम क्या कहते हैं, संख्या चर के पैमाने में लाते हैं। तो संख्या चर के अंतर्गत क्या आता है, संख्या का घनत्व, उनकी डेंसिटी कितनी है, प्रजाति का क्षेत्र कितना बड़ा है, भोजन और आहार की जो फ्रेक्वेंसी है वह कितनी है, उनकी किस तरह से जो है आहार और भोजन ग्रहण करते हैं। और वहीं निकेत चर की अगर हम बात करें तो निकेत चर के तहत स्थान की ऊंचाई, दैनिक समय की अवधि, आहार और संख्या में अनुपात को सम्मिलित किया जाता है। ठीक वैसे ही आवास चर, आवास का मतलब वही निकेत चर, इसके भी अंतर्गत मृदा की उर्वरता, ढाल की मृदा और ऊंचाई को सम्मिलित किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन पहला वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी जितने भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा वह पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र। अब यह जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, इस पारिस्थितिक तंत्र को सर्वप्रथम किसने शब्द दिया, तो यह दिया एजी टेंसले। किसने दिया, एजी टेंसले। तो एजी टेंसले ने सर्वप्रथम, ठीक है, यानी 1935 यानी लगभग जो है 1935 में, ठीक है, 1935 में। तो 1935 में एजी टेंसले द्वारा, यानी आर्थर जॉर्ज, इनका पूरा नाम है आर्थर जॉर्ज टेंसले। तो आर्थर जॉर्ज टेंसले द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले जो है सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। अब पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है यह थोड़ा सा आप समझ ले। तो पारिस्थितिक तंत्र का मतलब यह हो गया कि किसी भी स्थान के जीवी समुदाय के जीवों और उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण। अजीवी वातावरण का मतलब जैसे वायु है, जल है, प्रकाश है, ताप है, दाब है, तमाम चीजें यानी अजीवी वातावरण। तो जितने भी कोई जीव है और जीव के चारों ओर पाए जाने वाले वायु, जल, प्रकाश, ताप, दाब, तमाम अजीवी वातावरण में जो पारस्परिक संबंध होता है, ये दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, है ना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। तो ये किसका प्रभाव है, हम इन लोगों का, हम जीव जातियों का। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को ही क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, जीव और जीव के आसपास का जो वातावरण है, वातावरण में क्या है, ताप है, दाब है, स्थल है, भूमि है, मृदा है, तमाम चीजें हैं जिसे अजीवीय वातावरण कहा जाता है। उनके बीच में जो संबंध होता है, ठीक है, एक क्रमागत जो संबंध होता है, जीव समुदाय की जो रचना, कार्य और वातावरण के बीच में जो संबंध होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब पारिस्थितिक तंत्र सबसे पहले किसने दिया, तो एजी यानी आर्थर जॉर्ज टेंसले ने सबसे पहले यह शब्द प्रयोग किया था, ठीक है। इसके पहले सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, पारिस्थितिकी शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था। सभी लोग कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, पारिस्थितिक तंत्र जो है सर्वप्रथम किसने किया था। सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करो। फटाफट कमेंट करिए। चलें आगे चलते हैं, ठीक है। तो बातें समझ में आ गई। अब पारिस्थितिक तंत्र के घटक जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम जो है हमारा किस तरह से काम करता है, कैसे एक दूसरे से जो है पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से घटक हैं,
ठीक है, तो दो घटक, एक तो जीवीय घटक जिसमें जीव समुदाय आएगा यानी जंतु और वनस्पतियां, सूक्ष्म जीव, जंतु, वनस्पतियां, ठीक है, तमाम चीजें आएंगी। और अजीवीय घटक, कौन? अजीवीय घटक, ठीक है। अजीवी घटक के साथ साथ यहाँ पर जीवी घटक जो है पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जिसमें जीवीय घटक और अजीवीय घटक ये दो कंपोनेंट बेहद इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं जीवी घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट की। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है? उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है सभी हरे पौधे, ठीक है, जितने भी हरे पौधे हैं, चाहे वह झाड़ियाँ, घास हो, छोटी घास हो, शैवाल हो, लाइकेन हो, या बड़े पौधे हो, पेड़ हो, वृक्ष हो, वह सभी क्या होंगे? उत्पादक कहे जाएंगे। अच्छा, आप अब पूछेंगे क्या कीटभक्षी पौधे उत्पादक हैं? बिल्कुल, कीटभक्षी पौधे भी उत्पादक की ही श्रेणी में आते हैं। बात ध्यान में रख लीजिए, आप ये ना कहिएगा कीटभक्षी पौधे चूंकि यह कीड़ों को खाते हैं तो यह मांसाहारी यानी उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे, तो ये उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएगी। जितने भी कीटभक्षी पौधे हैं वह उत्पादक की ही श्रेणी में आते हैं यानी प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, उपभोक्ता। उपभोक्ता जो है यहाँ पर हमने तीन प्रकार के यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर का कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। तो फर्स्ट ऑर्डर का कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर का कंज्यूमर और थर्ड ऑर्डर का कंज्यूमर, यानी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, और लास्ट में क्या होता है? डीकम्पोजर यानी अपघटन करता, ठीक है। ये अपघटन करता, इसी में आपके सूक्ष्म जीव आते हैं, जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया आते हैं, विषाणु आते हैं, और इसी के अंतर्गत आपका जो कवक आता है, फंगी वगैरह, ये सब अपघटनकर्ता के ही अंतर्गत एक तरह से देखा जाता है। तो जो जीवीय घटक है इनको मैंने तीन भागों में डिवाइड किया। उत्पादक जिनमें सभी हरे पौधे, उपभोक्ता यानी यह जंतु होते हैं यानी प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के, और अपघटनकर्ता यानी जब उत्पादक और उपभोक्ता ये सब नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने का मतलब जब ये मर जाते हैं। जब उत्पादक मतलब पेड़ पौधे, जब पेड़ पौधे अपने अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं यानी जब ये पौधे का विकास एवं वृद्धि क्या होता है? रुक जाता है, यानी यह अब निर्जीव हो चुका होता है, तो अपघटनकर्ता उत्पादक को मिट्टी में सड़ा गला करके क्या करते हैं? मिला देते हैं। उपभोक्ता जितने भी होते हैं, जितने भी जंतु हैं, ठीक है, जितने भी जंतु हैं जब ये मर जाते हैं तो अपघटनकर्ता उनको भी मिट्टी में मिला करके मृदा में क्या करते हैं? अपघटित करके मिला देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अभी हम लोग आगे इसके डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। फिर जीवी, यहाँ पर अजीवी घटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन आप देख पा रहे हैं। अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होता है, अब इसमें आता क्या है? तो इसमें जल, लवण और गैसें, ये कौन होते हैं? तो यह होते हैं जल, लवण। लवण का मतलब जैसे सोडियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ठीक है, सोडियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आपका सल्फर है, ये सभी लवण है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ में जितने भी लवण हैं, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, सोडियम, ये सभी लवण क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो जल हो गया, जल भी कैसा है? अकार्बनिक पदार्थ है। और जो गैसें हैं, ठीक है, गैसें मतलब जैसे, तो गैसें का मतलब जैसे ऑक्सीजन है, गैसें का मतलब जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन गैस, ऑर्गन गैस, यह सभी गैसें कैसी गैसें हैं? अकार्बनिक पदार्थ हैं। कैसी गैसें हैं? अकार्बनिक पदार्थ है। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, तो ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह भी कैसे हैं? अबायोटिक घटक है, इनमें जीवन नहीं होता, ये निर्जीव होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन से पदार्थ? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या होते हैं? जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो आपके शरीर में पौधों
और जंतुओं में प्रोटीन का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी का जो निर्माण होता है पौधों में या फिर जंतुओं में, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका भौतिक। तो भौतिक का मतलब यहाँ पर है प्रकाश। ठीक है। किसी भी मनुष्य को या किसी भी मृदा को या किसी भी वनस्पति को सरवाइव करने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके वृद्धि के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। बिना प्रकाश के पौधे, बहुत से पौधे जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्रकाश होना जरूरी है, ताप होना जरूरी है, दाब होना जरूरी है। ठीक है। तो प्रकाश, ताप, दाब, आर्द्रता, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, ये सभी कैसे कारक हैं? तो ये सभी जो है भौतिक कारक। कैसे कारक हैं? भौतिक कारक हैं। तो बातें समझ में आ गई। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और भौतिक पदार्थ। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता की। ठीक है। अब इनको क्रम से आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। चले आगे अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो फूड चेन होता है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, तो फूड चेन इन इकोसिस्टम में यह किस तरह से काम करता है, क्योंकि अब इसी में हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे उत्पादक की, हम बात करेंगे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता की, हम बात करेंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की, हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता की। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं। तो उत्पादक कौन है भाई? तो मैंने अभी आपको बताया कि उत्पादक यानी जिसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। ठीक है। तो सभी हरे पौधे, ठीक है, सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधे व शैवाल, ठीक है, शैवाल भी क्या होते हैं? एक तरह से आप कह सकते हो ये कई रंग के होते हैं, ये अलग अलग रंगों के आपको का, जैसे आप पानी वगैरह में देखते हैं तो कहीं बहुत हरा दिखाई देता है, कहीं जो है आपको ब्राउन कलर का दिखाई देता है, कई अलग अलग तरह के यह दिखाई देते हैं। तो सभी हरे पौधे और शैवालों को हम क्या बोलते हैं? तो हम कहते हैं उनको भैया उत्पादक, उत्पादक कहते हैं। ठीक है। तो उनको क्या कहा जाएगा? उत्पादक कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, यानी जो कंज्यूमर होते हैं वह तीन तरह के हमने आपको बताया। वह जो तीन तरह के हैं, तीन तरह के कौन कौन? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। उपभोक्ता जो है तीन प्रकार के होते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ जो कंज्यूमर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के जो उपभोक्ता हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर के उपभोक्ता कौन होंगे? जो इन उत्पादकों को खाएंगे, यानी ऐसे जीव जो उत्पादक, जो उत्पादकों को खाते हो उन्हें प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कहते हैं। जैसे अब
सभी लोग बताओ भैया कौन कौन है ऐसे जीव। तो जैसे हाथी, जिराफ, ये सब पेड़ पौधे और घास फूस ही तो खाते हैं, है ना। खरगोश, ठीक है। सभी लोग एक बार कमेंट करो, चूहा क्या है? चूहा प्रथम श्रेणी का है या फिर द्वितीय श्रेणी का? सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा। हाथी, जिराफ, ठीक है, गाय, भैंस, जितने भी मवेशी हैं, बकरी, हिरण, जंगली भैंसा, ठीक है। अब जंगली भैंसा का मतलब ये मत समझिए कि मांस खाता है, जंगली भैंसा जो है यह आपका घास फूस ही खाता है। तो हाथी, जिराफ, खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, जंगली भैंसा, ये सब तमाम जो हैं, ठीक है। जैसे टिड्डा, टिड्डा भी क्या है, आपकी फसल को नष्ट कर देता है, जो छोटे कीड़े होते हैं, है ना, टिड्डा। या फिर जो जलीय पिस्सू होता है, पिस्सू जानते हैं, पिस्सू बहुत छोटा सा जीव होता है, यह आपके तालाब वगैरह में पाया जाता है। तो जो जलीय पिस्सू होता है ये शैवालों को खाता है। किसको खाता है? शैवालों को खाता है। तो जो जलीय पिस्सू है ये सभी कैसे हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। कैसे हैं? प्रथम श्रेणी के। तो मैंने अभी आपसे पूछा था कि चूहा क्या है, प्रथम श्रेणी का है कि द्वितीय श्रेणी का? तो यह सभी ध्यान में रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप तो चूहों को तो आप देखे होंगे कि भैया चूहा जो है छोटे छोटे कीड़ों को भी खा जाता है, लेकिन ध्यान में रखें चूहा जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में आता है। किस में आता है? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में आता है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में नहीं आता है। ये अपने माइंड में ध्यान में सेटअप कर लीजिए, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में कौन आता है? चूहा। क्लियर है? चले आगे हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता यानी सेकेंड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे जीव जो प्रथम प्रकार के उपभोक्ताओं को खाते हो उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। अब ये जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है तो ये कौन होंगे? जैसे अगर हम बात करें तो टिड्डा को कौन खाता है? तो टिड्डा को जो है पक्षी खाते हैं, जो छोटे पक्षी होते हैं। पक्षी हो गया यानी चिड़िया हो गया, है ना, पक्षी हो गया। जैसे हिरन वोरन को कौन खाता है? तो ये जो है जो लकड़बग्घा वगैरह होते हैं, लकड़बग्घा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें लकड़बग्घा के नहीं, एक लकड़बग्घा जैसे सियार है ना, जो छोटे जानवर, ठीक है, सियार, जंगली कुत्ता हो, जंगली सूअर हो, ठीक है। तो सियार है, जंगली कुत्ता है, जंगली सूअर है, ठीक। तो इस तरह के जो जानवर है या जो जीव है उनको हम बोलते हैं द्वितीय प्रकार के, यानी द्वितीय प्रकार के द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। बात समझ में आ गई? तो ये सब किस में आते हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में। अच्छा, मेढक कहाँ आता है? तो मेढक भी इसी में आता है। मेढक किनको खाता है? कीड़ों को खाता है मेढक। तो मेढक भी जो है आपका इसी में आएगा। और सभी लोग कमेंट करें फटाफट और कुछ। तो जैसे बिल्ली है, बिल्ली भी मांसाहार, बिल्ली कैसे, बिल्ली का स्वभाव कैसा है? मांसाहारी, है ना। बिल्ली भी आप लिख सकते हो, बिल्ली
छिपकली, है ना, बिल्ली हो गई, छिपकली हो गया, गिरगिट हो गया, है ना, गिरगिट गिरगिट हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है द्वितीय श्रेणी के। बाकी भेड़िया भी इसी में आता है आपका, भेड़िया भी आप कह सकते हो। ठीक है, भेड़िया, भेड़िया। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके द्वितीय श्रेणी के क्या हैं, उपभोक्ता है। चले आगे हम लोग अब डिस्कशन करते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। अब ये जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, तो ये ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जीव जो प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को खाते हो, उपभोक्ताओं को खाते हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहेंगे। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ। ठीक है, तो जैसे शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, चीता है। ठीक है, बाकी काला तेंदुआ है, लकड़बग्घा आपका इसी में आता है, लकड़बग्घा है, बाज है। ठीक है, ये सब इसी में आएगा। बाकी अगर जैसे आप कहें कि जो है सांप किस में आता है, तो भैया सांप जो है कई कैटेगरी होते हैं। बड़े सांप भी होते हैं, जैसे एनाकोंडा है, तो एनाकोंडा सांप जो है बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन वह आता है द्वितीय श्रेणी में। सांप किस में आता है, द्वितीय श्रेणी में। लेकिन शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, काला तेंदुआ, लकड़बग्घा, बाज, ये सब जो हैं ये प्रथम श्रेणी के क्या हैं, सॉरी प्रथम श्रेणी कह रहा हूँ, ये तृतीय श्रेणी के क्या हैं, उपभोक्ता हैं। ये क्या है, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ये सभी जो दिखाई आपको पड़ रहे हैं। ठीक है, बाज, यहाँ पर आप चील भी इनको आप समझ सकते हो, चाहे बाज, चील, कई जगह चील भी लिखा होता है ना, हॉक। ठीक है, तो एक ईगल होता है, ईगल का मतलब बाज होता है, एक हॉक होता है जो चील होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर दोनों को सम्मिलित रूप से, ठीक है, चील भी, बाज, शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, काला तेंदुआ, ठीक है, लकड़बग्घा जिसे ब्लैक पैंथर बोलते हैं, है ना, लकड़बग्घा, ये सभी जो है तृतीय श्रेणी के क्या हैं, उपभोक्ता है। इन्हीं तृतीय श्रेणी में आपको ध्यान में रखना है, नोट में आपको मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। इन्हीं तृतीय श्रेणी में कुछ ऐसे भी हैं जीव जिनको उच्च मांसाहारी जीव कहा जाता है। उच्च मांसाहारी जीव वो जीव होंगे जिनको दूसरा जीव मार कर नहीं खा सकता। जैसे बाघ है, तो बाघ को कोई दूसरा जीव मार करके नहीं खा सकता। ठीक है, जैसे शेर है, शेर को कोई दूसरा जीव मार करके नहीं, शिकार करके नहीं खा सकता। उनके बच्चों को भले अलग बात है, लेकिन हम जब वयस्क हो जाते हैं तो उनको खा जो है मारकर नहीं खाया जा सकता। ठीक है, तो जो उच्च श्रेणी के जो मांसाहारी हैं, उच्च श्रेणी के जो मांसाहारी जीव हैं, उनमें कौन आता है, तो उनमें शेर आता है, बाघ आता है, बाज आता है, चाहे चील भी आप कह सकते हो। ठीक है, चीता, तेंदुआ, ये इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो शेर, बाघ, बाज, चीता, तेंदुआ ये किस श्रेणी में आते हैं, ये उच्च श्रेणी के उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव तो हैं ही, साथ ही साथ में ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता भी कहे जाते हैं। क्लियर है, तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। क्लियर हो गई बात इतनी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। बात करते हैं डिकम्पोजर्स की, यानी अपघटनकर्ता।
यानी डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स यानी अपघटनकर्ता क्या होता है? तो ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मरे हुए जंतु या वनस्पति, ठीक, मरे हुए जंतु या वनस्पति को अपघटित कर अच्छा, जैसे जो भी जंतु होता है, जो वनस्पति होता है, जो जैसे मानव का ही स्ट्रक्चर देख ले, मानव का जो स्ट्रक्चर है, अगर अंदर आप पेड़ फाड़ कर देखें तो बड़ी जटिल संरचना होती है, या किसी भी जीव का या किसी भी वनस्पति का बड़ी जटिल संरचना होती है। उस संरचना को जीव, जो सूक्ष्म जीव है, वो क्या करते हैं, उनको सरल सरल तत्वों में तोड़ करके मृदा में मिला देते हैं, यानी एक तरह से अपघटित कर देते हैं। ठीक है, तो वनस्पति को अपघटित कर मृदा में मिला देते हैं, ठीक है, उन्हें डिकम्पोजर यानी अपघटन करता कहते हैं, अपघटन करता। ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपघटन करता कहते हैं। बात समझ में आ गई भाई साहब? ठीक है, जैसे जीवाणु है, जीवाणु ज़्यादा से ज़्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया ही आपके शरीर को पूरी तरह से सड़ा देते हैं। सड़ा, जैसे आप देखते हो कहीं कुत्ता मर गया है तो वो किनारे पे सड़ता रहता है, तो वो कौन सड़ाता है? ये बैक्टीरिया ही सड़ाते हैं उनको। बैक्टीरिया इनको क्या करते हैं, सड़ा करके मृदा में एक समय के बाद, कुछ समय बाद वह बिल्कुल जो है मृदा में मिल जाता है, गायब हो जाता है। तो जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, विषाणु जो होते हैं, यानी वायरस जिसे आप कहते हो, कुछ विषाणु भी काम करते हैं जो है शरीर को नष्ट करने में या वनस्पति को नष्ट करने में। ठीक है, यानी वायरस। तो कुछ वायरसेस भी हैं, सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं। तो बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, ये सभी क्या हैं, अपघटन करता है। ठीक है, ये सब क्या है, अपघटन करता है। लेकिन इसके अलावा भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कौवा है, गिद्ध है, कुत्ते हैं, ये सब भी मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ठीक है, तो मरे हुए जैसे कौवा है, गिद्ध है, कुत्ते हैं, कुछ और जो है जंतु हैं, ये मरे हुए जानवरों को क्या करते हैं, वो खाते हैं। और ये जब मरे हुए जानवरों को जब ये खाते हैं तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है जो है एक तरह से मेहतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहतर कहा जाता है, यानी प्रकृति का मेहतर। ठीक है, क्या कहा जाता है? मेहतर। मेहतर मतलब समझते हैं ना, साफ सफाई वाले जो होते हैं, है ना। तो प्रकृति का मेहतर कहा जाता है इनको, प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, तो मरे हुए जो जानवरों को खाते हैं, जैसे कौवा है, गिद्ध है, कुत्ते हैं, तो ये सब जो जीव हैं, ये जो जीव खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रकृति का मेहतर के रूप में हम इन्हें जानते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है। तो मेहतर के रूप में इनको जाना जाता है, यानी एक तरफ से इनको सेवेंजर्स कह सकते हैं। सेवेंजर्स का मतलब क्या होता है? सेवेंजर्स का मतलब यही मेहतर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो शिकार करके खाते हैं, और जो शिकार करके खाते हैं उनको कहा जाता है प्रीडेटर। क्या कहा जाता है? प्रीडेटर कहा जाता है। प्रीडेटर का मतलब होता है जो शिकार करके खाते हैं, जो वो मरे हुए जानवरों को नहीं खाएंगे,
वो मरे हुए जानवरों को नहीं खाएंगे, वो जब भी खाएंगे शिकार करके खाएंगे, और जब शिकार करके खाते हैं तो ऐसे जानवरों या जीव को प्रीडेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीडेटर कहा जाता है। ठीक है, मांसाहारी को इंग्लिश में कार्निवरस कहते हैं। ठीक है, और जो सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी जो होते हैं उनको हर्बीवरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्बीवरस कहा जाता है। ये सब शब्द आप जानते रहिए। ठीक है, वन वर्ड के रूप में। चलिए आगे हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के। अच्छा, खाद्य श्रृंखला के अभी थोड़ा यहाँ पे और डिस्कशन कर लें। अभी मैं खाद्य श्रृंखला के बारे में ही डिस्कशन कर रहा था। तो ये तो मैंने अभी देखा उत्पादक, उत्पादक। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे क्रम आप ध्यान में, जो खाद्य श्रृंखला का क्रम होगा, किसी भी खाद्य श्रृंखला श्रृंखला का जो क्रम होगा, ठीक है, किसी भी खाद्य श्रृंखला का जो क्रम होगा वह हमेशा कैसा होगा? उत्पादक होगा। सबसे पहले कौन होगा? उत्पादक। ठीक है, इसको हम प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। ठीक, उत्पादक को यहाँ पे प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। तो चाहे प्राथमिक उत्पादक कहिए चाहे उत्पादक कहिए, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर। ठीक है, तो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? तो प्रोड्यूसर को खाएगा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। कौन खाएगा? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। ठीक है, यानी उत्पादक को कौन खाएगा? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाए, उपभोक्ता, सॉरी, उपभोक्ता। कौन खाएगा? तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता खाएगा। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को कौन खाएगा भैया? तो वो खाएगा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता खाएगा। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता खाएगा। और द्वितीय श्रेणी को कौन खाएगा? तो वह खाएगा तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। कौन खाएगा? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता खाएगा। ठीक है, अच्छा, इनको कौन खाएगा? तो अच्छा, ये हो गया उत्पादक, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। जब ये सभी उत्पादक और प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के जो जंतु हैं वो मर जाएंगे तो ये फिर क्या हो जाएंगे? अपघटनकर्ता, यानी अपघटनकर्ता जो होते हैं इनको मिट्टी में, मृदा में मिला देते हैं, यानी अपघटनकर्ता। लास्ट में क्या रहेगा? अपघटनकर्ता। यानी ये इसी क्रम में होता है, उत्पादक, फिर प्रथम श्रेणी, फिर द्वितीय श्रेणी, फिर तृतीय श्रेणी। अब इसी के क्रम में जैसे अगर मैं आपसे कहूं किसी घास स्थल का, घास स्थल का खाद्य श्रृंखला कैसा होता है? खाद्य श्रृंखला कैसा होता है? कोई अगर घास स्थल है तो उस घास स्थल का खाद्य श्रृंखला किस तरह का आप देख पाते हैं? तो किसी घास स्थल का जो खाद्य श्रृंखला होता है, ठीक है, तो किसी खेत में या फसल या कहीं घास है, झाड़ियां वगैरह है, तो घास को कौन खाएगा? तो घास को आप कहोगे हिरण खाएगा। घास को कौन खाएगा? या आप कहोगे चूंकि अब फसल अगर मान लो आप मानते हो तो घास को कौन खाएगा? तो घास को हिरण भी खाएगा, या घास को हम कहें टिड्डा खाएगा। कौन खाएगा? टिड्डा। फिलहाल यहाँ पे फसल लेते तो ज़्यादा होता, लेकिन घास, अब चूंकि घास लिख चुके हैं तो चलो अब यहाँ पे हम घास की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे घास को कौन खाएगा? हिरण खाएगा। कौन खाएगा? हिरण खाएगा। हिरण को, हिरण क्या हो गया? हिरण हो गया प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, जो हरे पौधों को खाता है। ठीक है, जो हरे पौधों, पेड़ पौधों, वृक्ष, डाली, घास, झाड़ियाँ ये सब खाता है, वो कौन होता है? प्रथम श्रेणी का। अब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, जैसे भेड़िया, जैसे भेड़िया। भेड़िया को कौन खा जाएगा? तो भेड़िया को खा जाएगा बाघ या शेर या लकड़बग्घा, बाघ या शेर या लकड़बग्घा। ठीक है, फिर ये अंत में क्या हो जाएंगे? डिकम्पोजिट हो जाएंगे, यानी अपघटनकर्ता के पास पहुंच जाएंगे। अपघटनकर्ता जो जीव हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। यानी एक तरह से घास स्थल का घास, हिरण, भेड़िया, बाघ, अपघटनकर्ता। ठीक है, इस तरह से हम इनका एक खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं। और भी खाद्य श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, और भी जैसे अगर हम फसल की बात करें, फसल की खाद्य श्रृंखला किस तरह से हो सकती है? फसल की खाद्य श्रृंखला किस तरह से हो सकती है? तो फसल की अगर खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें तो फसल, यानी फसल में क्या होगा भाई? फसल होगा, है ना।
छोटे छोटे पौधे होंगे। फसल को कौन खाएगा? टिड्डा खाएंगे। कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? तो टिड्डा को भैया आप कहोगे मेढक खाएगा। कौन खाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? ठीक है, तो टिड्डा को कौन खा गया? मेढक खा गया। मेढक को कौन खा जाता है? तो बगुला खाता है। कौन खाता है? बगुला खाता है। बगुला को कौन मार खा जाता है? तो बगुला को बाज जो है शिकार कर ले जाता है ना, बाज। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही क्रम हो भाई। फसल होगा, फसल को कौन खाएगा? तो फसल को जो है चूहे भी नष्ट करते हैं, चूहे खाएंगे। चूहे को कौन खा जाएगा? सर्प खा जाएगा। सॉरी, सर्प यानी सांप खा जाएगा। सांप को कौन खा जाएगा? तो सांप को जो है बाज या मोर या जो उच्च श्रेणी, फिलहाल बाज में हम बात करेंगे, तो बाज उनको क्या करेंगे? सर्प को खा जाएंगे। इस तरह से भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है फसल का, कि फसल को कौन खाएगा? तो फसल को भैया टिड्डा खा गया। कौन खा गया? टिड्डा जो है नष्ट कर दिया। टिड्डा को और मेढक के अलावा टिड्डा को और कौन खा सकता है? तो पक्षी खा सकते हैं। कौन खा सकते हैं? पक्षी खा सकते हैं। पक्षी को कौन खाएगा? तो पक्षी को बाज खाएगा। कौन खाएगा? बाज खाएगा। हाँ, और भी अब आगे थोड़ा अब इसको चेंज करते हैं। तो ये हो गया फसल। इस तरह से आप कई बना सकते हैं, है ना। आप अपने से और भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें वन की खाद्य श्रृंखला, वन की खाद्य श्रृंखला, ठीक है। तो वन की खाद्य श्रृंखला में देखें, तो वन की खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक है, यानी हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे को कौन खाएगा? तो ये खाएगा, हम मान लेते हैं जिराफ खाएगा। कौन खाएगा? जिराफ। जिराफ हरे पेड़ पौधों को खाता है कि नहीं खाता है? अब जिराफ को कौन खाएगा? तो ये बड़े शिकार, जो बड़े जानवर होते हैं, वो बड़े जानवर, जो बड़े जानवर होते हैं जो कि आपके घास फूस यानी एक तरह से शाकाहारी होते हैं, उनको उच्च श्रेणी के मांसाहारी ही ज़्यादातर जीव खाते हैं। यानी जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, उनको खा जाएगा। ठीक है, बाघ शेर को कोई नहीं खाता, इसलिए आगे प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, या हम ऐसे भी बना सकते हैं भाई, हरे जो पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ जो पौधे हैं, इन हरे पेड़ पौधों को कौन खाएगा? तो हरे पेड़ पौधों को खरगोश खाएगा। कौन खाएगा? खरगोश। कौन खाएगा? खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खा जाएगा? तो खरगोश को खा जाएगा सियार, खा जाएगा। कौन खा जाएगा? सियार खा जाएगा। सियार को कौन खा जाएगा? तो ये खा जाएगा आपका तेंदुआ खा जाएगा। कौन खा जाएगा? तेंदुआ खा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, यानी आपको इसी क्रम में लगाना है कि कौन किसको खाता है, वही सोच के लगाना है। तो पहले उत्पादक, फिर प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, फिर द्वितीय तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। जरूरी नहीं है कि द्वितीय के बाद कहीं कहीं तृतीय भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर है। अब जैसे यहाँ पे देखें, जहाँ पे मैंने बाघ वाला लिखा था, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ये उत्पादक हो गया। जिराफ क्या हो गया? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। अब जिराफ चूंकि ये बड़ा प्राणी है, अगर छोटा उसका बच्चा होगा तो मान लो वह बच्चे को तो भाई जो लकड़बग्घे होते हैं या जो भेड़िया होता वो भी खा जाते हैं। लेकिन अगर जिराफ बड़ा है तो बाघ सीधा खाता है, मतलब बड़ा जानवर बड़े जानवर का ही शिकार करता है, क्योंकि उसकी भूख अधिक होती है ना। तो यहाँ पे उत्पादक है, प्रथम श्रेणी है, और तृतीय श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी एब्सेंट है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि हर क्रम में आपको द्वितीय मिले, लेकिन प्रथम और तृतीय तो होना चाहिए। प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह से होना चाहिए। क्लियर है? ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ, उत्पादक रहेगा, प्रथम श्रेणी रहेगा, फिर आगे द्वितीय रहेगा या फिर तृतीय रहेगा। क्लियर? चलें, जैसे अगर हम तालाब की बात करें, तालाब की खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें, तो तालाब की खाद्य श्रृंखला किस तरह से बनेगी? तो तालाब की खाद्य श्रृंखला के बारे में अगर हम बात करें, तो तालाब में क्या पाया जाता है? शैवाल। क्या पाया जाता है? शैवाल। शैवाल को कौन खाएगा? जलीय पिस्सू खाएगा। कौन खाएगा? जलीय पिस्सू खाएगा। जलीय पिस्सू शैवालों को खाते हैं। अब जलीय पिस्सू को कौन खाएगा? तो ये खाएंगे छोटी मांसाहारी मछलियां। कौन? छोटी मछलियां दो तरह की होती है, एक मांसाहारी भी होती है, शाकाहारी भी होती है। जो छोटी मांसाहारी मछलियां, छोटी मांसाहारी मछलियां
मछलियाँ। और छोटी मांसाहारी मछलियों को कौन खाएगा? तो ये बड़ी मछलियाँ खाएंगी। कौन खाएगा? बड़ी मछलियाँ खाएंगी। बड़ी मछलियाँ खाएंगी। और बड़ी मछलियों का शिकार कभी कभी कौन कर ले जाते हैं? बाज वगैरह कर ले जाते हैं। ठीक है, यानी शैवाल, जलीय पिस्सू, छोटी मांसाहारी मछली और बड़ी मांसाहारी मछली और बाज, इस तरह से हम इनको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से तालाब का क्या हो गया? तो छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, आप अक्सर सुनते हैं, तो तालाब का यह हो गया। ठीक है, इसी तरह से सागर और महासागर का भी होगा। तो सागर महासागर में क्या पाया जाएगा? शैवाल। शैवालों को कौन खाएगा? यही जलीय पिस्सू या छोटी मछलियाँ। कुछ छोटी मछलियाँ भी होती हैं जो शैवालों को खाती हैं, वो शाकाहारी होती हैं, वो क्या करते हैं? शैवालों को खाती हैं। तो एक और हम बना देते हैं आपके लिए, चलिए एक और देख लेते हैं। सागर या महासागर। तो सागर या महासागर की जो खाद्य श्रृंखला होगी वह किस तरह से होगी? तो यहाँ पे शैवाल, सबसे ज़्यादा शैवाल कहाँ पाया जाता है? सागर या फिर महासागर में ही शैवाल जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और शैवाल जो है सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है पूरे पृथ्वी पर। तो पूरे पृथ्वी पर सर्वाधिक जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वह कौन है? शैवाल। जानते रहें। शैवाल को कौन खाएगा? तो ये छोटी शाकाहारी मछलियाँ, छोटी शाकाहारी मछलियाँ। और छोटी शाकाहारी मछलियों को कौन खाएगा? बड़ी मछलियाँ जो कि मांसाहारी होती हैं। बड़ी मछलियों को कौन खाएगा? तो बड़ी मछलियों को व्हेल जैसे बहुत बड़े जो मछली होते हैं, व्हेल होता है, शार्क होता है, यह इस कैटेगरी में आएगा। क्योंकि इनको जो है व्हेल और शार्क को, ये ऐसे जीव हैं जैसे शेर और बाघ होते हैं, यानी ये उच्च श्रेणी के मांसाहारी, इनको मार करके कोई खा नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बड़े होते हैं वजन में भी, है ना, तो इनको मार करके कोई नहीं खाता है। तो इस तरह से शैवाल, छोटी शाकाहारी मछलियाँ, बड़ी शाकाहारी मछलियाँ, व्हेल और शार्क, व्हेल या फिर शार्क इनको खा जाते हैं, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं थोड़ी, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। आप सभी को कैसा लगा आज का वीडियो? सभी लोग जो है कमेंट करिएगा, ठीक है, और सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे खाद्य श्रृंखला के प्रकार के बारे में, कि खाद्य श्रृंखला जो है कितने प्रकार के होते हैं, और फिर आगे हम लोग बात करेंगे पिरामिड के बारे में। पिरामिड क्या होता है? ठीक है, यानी जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है, इकोलॉजी, इकोसिस्टम जो पिरामिड होता है वह किस तरह से कार्य करता है और कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जा कर के एक बार कमेंट आप ज़रूर कर दिया करें कि आपको वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा। सभी लोग एक बार ज़रूर कमेंट कर लें। आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, जो भी आपको ठीक लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।